हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एकक सेल के प्रकार को पढ़े थे। एकक सेल के प्रकार के आधार पर ब्रेवेस नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टलों को 7 समुदाय में वर्गीकृत किया। आज हम उसी के विषय में पढ़ेंगे। ब्रेवेस ने क्रिस्टलों को 7 समुदाय में वर्गीकृत किया और बताया कि इन 7 समुदाय में कुल 14 प्रकार के एकक सेल होते हैं। इनसे बनने वाले जो क्रिस्टल जालक होते हैं उन्हें ब्रेवेस जालक कहा जाता है। देखते हैं इन 7 समुदायों को। ब्रेवेस ने क्रिस्टलों को 7 समुदाय में वर्गीकृत किया। पहला घनीय क्यूबिक, दूसरा द्विसमलंबाक्ष टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय भी इसको कहा जाता है। थर्ड है विषमलंबाक्ष अर्थात आर्थोरोम्बिक। फोर्थ है हेक्सागोनल खटकोणीय और फिफ्थ नंबर है त्रिसमलताक्ष या त्रिकोणीय ट्राइगोनल। 6 नंबर है एकनताक्ष अर्थात मोनोक्लिनिक और 7 नंबर है त्रिनताक्ष अर्थात ट्राइक्लिनिक। इसमें देखते हैं सभी क्रिस्टलों में कौन कौन सी एकक सेल पाई जाती हैं, भुजाएं किस तरह होती हैं, कोण किस तरह होते हैं और उनके एक दो उदाहरण देखते हैं। घनीय है, इसमें तीन प्रकार के एकक सेल, सरल एकक सेल, काय केंद्रित एकक सेल, फलक केंद्रित। कोण तीनों बराबर रहते हैं। भुजाएं जो है इनकी तीनों बराबर, कोण भी तीनों 90 डिग्री के होते हैं। जैसे उदाहरण में सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉपर हो गया। दूसरा है द्विसमलंबाक्ष, इसमें केवल 2 ही प्रकार के एकक सेल हैं, सरल एकक सेल, काय केंद्रित एकक सेल। इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। किंतु तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। जैसे श्वेत टिन या टिन डाइऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड। तीसरा है थर्ड देखते हैं विषमलंबाक्ष आर्थोरोम्बिक। इनमें चारों प्रकार के एकक सेल होते हैं, सरल एकक सेल, काय केंद्रित एकक सेल, फलक केंद्रित एकक सेल और अंत केंद्रित एंड सेंटर्ड एकक सेल। चारों एकक सेल पाए जाते हैं। इनमें विषमलंबाक्ष अर्थात तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। कोण तीनों 90 डिग्री के रहते हैं। विषमलंबाक्ष गंधक हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। इसमें देखते हैं चौथे नंबर में खटकोणीय हेक्सागोनल, केवल एक ही सरल प्रकार की एकक सेल होती है। इनमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी बराबर नहीं होती। इसमें 2 कोण 90 डिग्री के होते हैं किंतु तीसरा कोण गामा 120 डिग्री का होता है। उदाहरण में ग्रेफाइट खटकोणीय होता है, जिंक ऑक्साइड खटकोणीय हो गया। 5th नंबर है त्रिसमलताक्ष ट्राइगोनल अर्थात त्रिकोणीय। इसमें केवल एक ही एकक सेल होती है, सरल एकक सेल। तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं और तीनों कोण 90 के बराबर नहीं होते हैं। और उदाहरण देखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट अयस्क होता है, सिनेबार अयस्क है पारे का, तो सिनेबार हो गया। मर्क्यूरिक सल्फाइड भी इसको रासायनिक रूप से कहेंगे। 6 नंबर है एकनताक्ष अर्थात मोनोक्लिनिक। इसमें 2 प्रकार की एकक सेल होती है, सरल एकक सेल और अंत केंद्रित एकक सेल। इनमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। 2 कोण अल्फा और बीटा 90 के होते हैं लेकिन तीसरा गामा जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। जैसे एकनताक्ष गंधक हो गया आपका, सोडियम सल्फेट हो गया। 7th नंबर है त्रिनताक्ष अर्थात ट्राइक्लिनिक। इसमें एक ही प्रकार की एकक सेल होती है और तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। इसमें तीनों कोण बराबर 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। उदाहरण में अपन देख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट या इसी को नीला थूथा कहा जाता है। इस प्रकार इनको गिना जाए तो कुल 14 एकक सेल होती हैं। अब हम प्रत्येक कोशिका में जो उपस्थित रचक कण होते हैं, तो यदि हम घनीय क्रिस्टल लेते हैं तो एक घन में उसके रचक कणों का योगदान कितना होता है, मतलब घन में
जो एकक सेल पाई जाती हैं, 3 प्रकार की एकक सेल होती हैं घन में, तीनों एकक सेल में कुल कणों की संख्या कैसे ज्ञात करना है इसको देखते हैं। घन में, घनीय क्रिस्टल में कुल कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहला है घन के, जो घन होता है उसके कोनों, 8 कोने होते हैं, 8 कोने पर कण स्थित होते हैं। तो एक कण का, तो पूरे 8 घन, ये जो 8 घन के संपर्क में रहता है। यदि घन के चारों तरफ यदि हम कई घन रख दें तो घन के कोने का कण 8 घनों के संपर्क में होता है। अतः एक कण का एक घन के लिए योगदान 1/8 होता है। दूसरा, इस पॉइंट पर नजर डालें तो प्रत्येक फलक के मध्य में स्थित जो कण होता है, तो उस एक घन के बगल से जब दूसरा घन रखेंगे तो फलक पर स्थित कण दो घनों के संपर्क में होगा। अतः फलक पर स्थित कण का योगदान 1/2 होता है एक घन के लिए। तीसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं, घन के केंद्र पर जो स्थित कण होता है वह प्रत्येक घन में अंदर स्थित होता है, तो प्रत्येक घन के लिए पूरा का पूरा एक कण का योगदान देता है। अब कणों की संख्या कैसे निकालते हैं? पहला यदि हम लेते हैं सरल घनीय एकक सेल, सरल घनीय एकक सेल के लिए, एकक सेल के लिए कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो घन में, केवल सरल घनीय एकक सेल में 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पर ही कण स्थित होते हैं। एक कण का योगदान 1/8 होता है और कुल कणों की संख्या 8, अर्थात इनको डिवाइड कर देंगे तो कुल कण आ जाएंगे 1। सरल घनीय एकक सेल में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, काय केंद्रित एकक सेल के लिए, काय केंद्रित एकक सेल के लिए, एकक सेल के लिए कणों की संख्या यदि ज्ञात करते हैं तो कुल कणों की संख्या बराबर, इसको इस तरह सूत्र से लिख सकते हैं, कुल कणों की संख्या बराबर कोनों में स्थित कणों का योगदान, कोनों में स्थित कणों का योगदान प्लस केंद्र, घन के केंद्र, घन के केंद्र में स्थित कण का योगदान, स्थित कण का योगदान, कण का योगदान। तो कोने में कणों के लिए हो जाएगा 1/8 गुणे 8 प्लस केंद्र के लिए हो जाएगा 1। यदि हम इसको आगे हल करें तो हो जाएगा 1/1, तो बराबर आ जाएगा 2। अर्थात काय केंद्रित एकक सेल के लिए, काय केंद्रित एकक सेल के में कुल कणों की संख्या आ गई कितनी? 2। इस तरह से यदि मान लो हम फलक केंद्रित के लिए निकालते हैं, तीसरा यदि ले लें, फलक केंद्रित एकक सेल के लिए लेते हैं तो फलक तीसरा, थर्ड नंबर, फलक केंद्रित एकक सेल के लिए यदि हम देखें तो कुल कणों की जो संख्या निकालेंगे तो हो जाएगी कोनों पर स्थित कणों का योगदान प्लस फलक, फलक में स्थित कणों का योगदान, स्थित कणों का योगदान, का योगदान। इसको देखते हैं तो कोनों में स्थित कणों का योगदान देखते हैं तो 1/8 गुणे 8 आएगा प्लस फलक में
का फलक में स्थित कण का योगदान 1/2 होता है। कुल फलकें होती हैं घन में 6, तो 2/6 और ये कट गया तो आगे बराबर आ जाएगा 1/3 बराबर 4, अर्थात फलक केंद्रित एकक सेल में कुल कणों की संख्या हो गई 4। इस तरह से हम सरल घनी एकक सेल, काय केंद्रित एकक सेल और फलक केंद्रित एकक सेल में कणों की संख्या निकाल सकते हैं। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।